आज के इस वेस्टर्न रीजन सिविल एविएशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार के बहुत ही यंग एंड डायनामिक सिविल एविएशन मिनिस्टर मेरे मित्र श्री के राम मोहन नायडू जी, उनके साथी और वैसे ही यंग एंड हैंडसम ऐसे हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी, हमारे मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौटे जी, गुजरात के नागरिक विमानन मंत्री बलवंत सिंह राजपूत जी, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, भारत सरकार के और भिन्न भिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारी और एविएशन बिजनेस से जुड़े हुए सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले राम मोहन नायडू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का एक विचार किया और उसके लिए महाराष्ट्र को, मुंबई को उन्होंने चुना। तो महाराष्ट्र की सरकार की ओर से मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगणों का, सभी अधिकारियों का और सामने बैठे हुए सभी डेलीगेट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति अंत में भाषण करता है उसको एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज तो ये होता है कि जो बोलना है वो सबने बोल दिया होता है, बचा हुआ कुछ होता नहीं है। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि आप बिना पढ़े भी आ जाओ तो जो नायडू जी ने इंग्लिश में बोला है वो मैं हिंदी में बोल दूं तब भी काम चल जाता है। किंतु मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही मायनों में एविएशन सेक्टर का डेमोक्रेटाइजेशन किया और आज जिस एविएशन सेक्टर की ओर हम लोग अ सेक्टर फॉर हैंडफुल फ्यू, अ सेक्टर ओनली फॉर एलीट, इस प्रकार से देखते थे, आज वो सेक्टर हमारे देश के सभी वर्गों के लिए उनके जीवन का एक अंग बन चुका है। एक समय था कि लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की मांग करते थे, एयरपोर्ट हो जाए तो लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज हमारी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन हर शहर में एयरपोर्ट की मांग करती है और अब एयरपोर्ट ये केवल एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है। तो जिस प्रकार से हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास आ रही है, जिस प्रकार से सर्विसेज के हब के रूप में भारत आज दुनिया के सामने तैयार हो रहा है, दुनिया की सबसे गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों के लिए सबसे आवश्यक बात अगर कोई है तो वो है रोबस्ट एविएशन इकोसिस्टम। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 10-11 सालों में ये जो रोबस्टनेस है ये हमारे एविएशन इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलता है। आज
इंफ्रास्ट्रक्चर का विचार करें तो देश में कई नए हवाई अड्डे बने हैं। पुराने हवाई अड्डों का एक प्रकार से अपग्रेडेशन हुआ है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ऐसे दोनों प्रकार से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का काम किया है और साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जिस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उस ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के लिए कई प्रकार की पहल की गई है और साथ साथ इसके मेंटेनेंस की दृष्टि से चाहे वो एमआरओज हो या अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर पहल हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 2 सालों में जब हम 5 ट्रिलियन का मार्क पार करेंगे और उसके बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो इस सारी हमारी यात्रा में एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाला है। और ऐसे समय मैं राम मोहन जी आपको इसलिए ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं कि कई वर्षों तक हमारा नज़रिया ये था कि एविएशन बिजनेस ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसके निर्णय भी वो ले, इसकी सारी जिम्मेदारी भी वो ले। स्टेट्स में हम लोग कोई ना कोई मंत्रालय के तहत, मोस्टली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तहत एविएशन को रखते थे, लेकिन जितना एम्फसिस दिया जाना चाहिए उतना एम्फसिस नहीं दिया जाता था। पर अब धीरे धीरे ये नज़रिया बदला है। अब स्टेट्स को ये ध्यान में आया है कि ये कोई केंद्र सरकार ने हमारे लिए करना, यहाँ तक अगर हम इसका विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं विकास की इस रेस में हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब स्टेट्स ने भी एविएशन के सेक्टर में अपनी पहल शुरू की है। मैं जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उपस्थित हूँ, उसी समय मेरा एक और रोल है, आई एम ऑल्सो चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, जो महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के एयरपोर्ट्स तैयार कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज महाराष्ट्र के 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे 36 में से कि जहां पर या तो एयरपोर्ट है या एयर स्ट्रिप है, और हम धीरे धीरे इसको 30 तक ले जाएंगे। और जो हमारी एयर स्ट्रिप्स है उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर नाइट लैंडिंग नहीं है, वहां नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी करना हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे ध्यान में आया है कि एक एयरपोर्ट ये जिस प्रकार से निवेशकों को आकर्षित करता है। अब हम लोगों ने तय किया है कि हमारा बिल्कुल जो निग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था गढ़चिरौली, जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जिसको एक प्रकार से माओइज्म के कारण वो नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जाता था, पिछले 7-8-10 सालों में हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम स्टील की खड़े करने का प्रयास किया है। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश वहाँ पर हो रहा है। और अब गढ़चिरौली में भी एक नया एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने ओएलएस सर्वे के लिए केंद्र सरकार के पास उसका प्रपोजल भेजा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एयरपोर्ट गढ़चिरौली का वहाँ की कंप्लीट इकोसिस्टम को बदलेगा, और आज जो हमको 1.5 लाख करोड़ का निवेश दिख रहा है उसको 2.5 लाख करोड़ तक हम ले जाएंगे एक एयरपोर्ट के भरोसे। इसलिए ये जो एक एविएशन की ताकत है
आपने जो बात कही कि जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाढ़वण में देश का सबसे बड़ा पोर्ट तैयार करने के लिए परमिशन दी और उसका भूमि पूजन किया, जो दुनिया के पहले 10 पोर्ट में होने वाला है, भारत को एक नई मैरीटाइम पावर बनाने वाला है, उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग ऑफशोर पोर्ट बना सकते हैं तो ऑफशोर एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकते। और अगर हम देश का सबसे बड़ा पोर्ट बना रहे हैं और उसके लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं तो हम उसी समय और रिक्लेमेशन करके ऑफशोर पोर्ट बना सकते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने उसको अनाउंस किया और कहा बिल्कुल ये बनाया जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब हम लोगों ने उसका जो पूरा एक रिपोर्ट तैयार करना है, डीपीआर तैयार करना है, इसके लिए एजेंसी भी अपॉइंट की है। और आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है कि नायडू जी आपके मिनिस्ट्री के सहयोग से हम लोग देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफशोर पोर्ट एयरपोर्ट, जो मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट होगा, उसको हम तैयार करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग 2026 में इसका काम शुरू कर पाए। इस प्रकार की गति से हमको इसका काम करना है। आज मोदी सरकार किस प्रकार से काम करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये न्यू मुंबई का एयरपोर्ट है। क्योंकि न्यू मुंबई का एयरपोर्ट ये 90 के दशक में कंसीव हुआ था और 2014 तक उसकी हालत ऐसी थी कि अब ये शायद नहीं बनेगा। और मोदी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने, चूंकि वो महाराष्ट्र सरकार की हमारी सिडको उसको बना रही थी, तो हम लोगों ने उसकी जो उसमें जो हमको एनओसी चाहिए थी, जो तकलीफें थी, जो परमिशंस चाहिए थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है प्रगति के नाम से, इसमें उसको एनलिस्ट किया। और करीब 15 सालों से 8 इस प्रकार की परमिशंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज से, जो हमको नहीं प्राप्त हुई थी। और जैसे हमने इसको एनलिस्ट किया तो जिस दिन प्रगति की कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन सुबह तक 7 हमको परमिशन मिल गई 8 में से। और प्रधानमंत्री जी ने अपने लहजे में पूछा, भाई 8वीं क्यों नहीं मिली? तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब उस समय थे उन्होंने कहा कि सर उसके लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, वो दे दिया है, 1 महीने वो मिलेगी और 1 महीने में वो भी मिली। और आज हम देख सकते हैं कि वो एयरपोर्ट करीब करीब तैयार है। कल मैं स्वयं वहाँ जाने वाला उसका जायज़ा लेने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे नायडू जी ने कहा कि ये महज एयरपोर्ट नहीं है, इस एयरपोर्ट ने और अटल सेतु ने एक ऐसी इकोसिस्टम खड़ी कर दी कि मुंबई से 3 गुना बड़ी तीसरी मुंबई अब वहां पर बसने जा रही है। हमारा इरादा है कि हम लोग महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन नीति आयोग के साथ हमारा प्रयास है कि ये तीसरी मुंबई और वाढ़वण पोर्ट के पास चौथी मुंबई, ये मिलाकर अकेला जो हमारा एमएमआर रीजन है, ये रीजन ही $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ताकत एविएशन इंडस्ट्री की है, ये हम सब लोगों को समझनी होगी। आज शिरडी का एयरपोर्ट है, अभी उसको हम लोग और अच्छा टर्मिनल वहाँ पर तैयार करें, उसका कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं। नागपुर एयरपोर्ट में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट हम लोग अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। पूना में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पूना के एयरपोर्ट की आज जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड और पूना में आज है, लेकिन एयरपोर्ट के बॉटलनेक के कारण हम सर्व नहीं कर पा रहे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पूना के जीडीपी को आज एयरपोर्ट का बॉटलनेक है, क्योंकि अब उस एयरपोर्ट की क्षमता समाप्त हुई है। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा, आपका और हमारे राज्य मंत्री का, आपने पूना के एयरपोर्ट को बहुत सुंदर बनाया। ये तो हमको कभी कभी लगता था कि
महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग हब पूना है और उस एयरपोर्ट पे जाने के बाद ऐसा लगता था किसी देहात का एयरपोर्ट है, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन अब उसकी कैपेसिटी समाप्त हो रही है, इसलिए हमने तय किया कि अब एक नया एयरपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे पुरंदर में, और हमारा इरादा है कि उसका लैंड एक्विजिशन अगले 4 से 5 महीनों में हम लोग पूरा करेंगे, और उसके बाद जितना शीघ्र हम लोग इस एयरपोर्ट को बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये एयरपोर्ट, नागपुर का एयरपोर्ट, पुणे का एयरपोर्ट और न्यू मुंबई का एयरपोर्ट, ये जो आपने बात कही कि कार्गो, इसमें जो हम लोगों को विकास चाहिए, इसमें जो डेवलपमेंट चाहिए, ये डेवलपमेंट ये 3 एयरपोर्ट दे सकते हैं। पुणे का एयरपोर्ट तो इतना ज्यादा कार्गो हैंडलिंग कर सकता है कि जिसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था को एक इकोसिस्टम कार्गो की ये पुणे का एयरपोर्ट दे सकता है। इसलिए सिविल एविएशन के सेक्टर में मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना है, और उसी दृष्टि से इस प्रकार के रीजनल कॉन्फ्रेंसेस ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में और तेजी के साथ, गति के साथ काम कैसे हो, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत फायदा है। मैं आपको ये दरख्वास्त भी करूंगा कि हम लोग जब ये सारे एयरपोर्ट्स तैयार करते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, तो केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसीज जो है, चाहे डीजीसीए हो, चाहे विकास हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे आईएमडी हो, इन सबका एक हम लोगों को इनकी मदद लगती है। तो इन सबसे जो अप्रूवल्स है या इन सबका एक सिनर्जी हम लोग कैसे तैयार कर पाए, ताकि स्टेट्स इनके साथ एक प्रकार से संवाद कर सके और बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में हम लोग ये जो सारा हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत तेजी के साथ कैसे पूरा कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज भी तेजी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन हम लोगों को जो एक्सपांशन चाहिए, आज आप जब 1700 विमान लाने की बात करते हैं तो रखने के लिए एयरपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो सारे एयरपोर्ट है, आपके जो विमान है वो आने से पहले हमारे एयरपोर्ट तैयार चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस स्पीड को हमको और बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा। एक और छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे आरसीएस एयरपोर्ट्स है, इनके ऊपर जो कुछ गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार ने क्या करना है और राज्य सरकार ने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ फायर सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ स्टाफिंग। इसमें आपने कुछ चीजें तो कही है, लेकिन इसमें दोनों का रोल जो है वो बहुत स्पेसिफाइड रोल नहीं है। तो इसको ठीक ढंग से अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी काफ़ी फर्क जो है वो पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा कि आज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हम लोगों को चाहिए, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। आपने और हमने अमरावती के इंस्टीट्यूट का अभी उसकी शुरुआत की है। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी हम लोग इस इकोसिस्टम को बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप करें। तो मैं आज इस माध्यम से हमारे जो एविएशन सेक्टर में काम करने वाले बिजनेसेस है, उनको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप आइए, महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट आप चुनेंगे वहां पर आपको जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं हम लोग करके देंगे, ताकि एक हम इस क्षेत्र में भी एक अच्छी इकोसिस्टम जो है उसको तैयार कर पाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने IIT बॉम्बे के साथ एक बहुत अच्छी ड्रोन के ऊपर हम लोग व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। ड्रोन पोर्ट हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि ये जो पूरी ड्रोन की इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को हम लोग लिवरेज कर पाए और इस इकोसिस्टम को हम कंट्रोल भी कर पाए। क्योंकि अनकंट्रोल्ड ड्रोन ये भी एक अभी सारे राज्यों के सामने बड़ी समस्या है। तो हम लोग कंप्लीटली टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए इस ड्रोन पोर्ट के माध्यम से ड्रोन की इकोसिस्टम को कंट्रोल भी करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, नॉट कंट्रोल, वी वांट टू रेगुलेट इट। तो उसको रेगुलेट करने का काम भी आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज की ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है ये बहुत ही सार्थक इस प्रकार की हुई है, और ऐसा डायलॉग स्टेट्स के साथ आप अगर करते रहेंगे तो ये सेक्टर में
निश्चित रूप से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। वैसे जाते जाते चूँकि हम लोग मुंबई में हैं तो मुंबई की दो समस्याएं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसमें पहली समस्या आप ये जानते हैं कि दहीसर में जो हमारा एक विषय चल रहा है, हमारा जो रडार है उस रडार को हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है और उसके लिए लैंड भी हम लोगों ने दे दी है। आप लोगों ने जो उसके लिए पैसे भरने के लिए कहते वो भी हमने कहा है। तो या तो उसको कैबिनेट में अगर ले जाना है तो कैबिनेट से करवा दीजिए और आपके लेवल पे होता है तो कर दीजिए। इसका एक कारण ये है कि देखिए जो दहीसर का जो रडार का इशू है, इस इशू के कारण जो हमारा सारा नॉर्थ मुंबई है, इस नॉर्थ मुंबई में जहाँ बिल्कुल मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ऐसे सारे मिडिल क्लास लोगों का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है। और कितने लोगों का रुका हुआ है? तो कम से कम 10 लाख लोगों का, 10 लाख। तो आप ये जगह जैसे ही शिफ्ट करेंगे 10 लाख लोगों को बड़ा घर मिलेगा, अपना घर मिलेगा, नया घर मिलेगा। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप करें, ऐसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और दूसरा एक हमारा विषय और है कि जिसमें कुछ हमारे डीएन नगर के ट्रांसमिशन टावर्स है वो शिफ्ट करने, वो भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम है। 2 जगह हमने आइडेंटिफाई करके आपको दी हुई है। तो मैं इतना दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी टीमें ये अगर जल्दी आकर ये दोनों जगहों को देखें और उसमें से एक जगह फाइनल करे तो वो शिफ्टिंग भी आपके नियमों के अनुसार हम लोग करेंगे। तो एक प्रकार से मुंबई को जो डीबॉटलनेक करना है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमको होगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे मुरली मनोहर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से एविएशन के सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी के विजन को एकम्प्लिश करने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एविएशन लीडर के रूप में हम लोग आने वाले दिनों में भारत को प्रस्थापित करेंगे। और इस जर्नी में हमारे वेस्टर्न रीजन के सारे राज्य, महाराष्ट्र और बाकी सारे राज्य, हम लोग आपके इस ये यात्रा के साथी के रूप में काम करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।